हम लोग आज क्लास 10th भूगोल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते थे, जिसमें हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसके पहले पढ़े थे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक ना। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मतलब स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, ठीक ना। उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक ना। उसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों पर निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बागान, चारागाह, भूमि, ठीक ना, तालाब, घर आदि। जैसे मतलब उस पर पर्सनल अपना अधिकार होता है, उस पर किसी समुदाय या किसी संस्था का उस पर अधिकार नहीं होता है। उस पर व्यक्तिगत हमारा पर्सनल मतलब उस पर क्या होता है, अधिकार होता है। ऐसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद से देखेंगे दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक संसाधन पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। जैसे गांव की सामिलताल भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध है। मतलब सामुदायिक जो संसाधन है वह समुदाय के सभी सदस्यों का उस पर क्या होता है, अधिकार। मतलब उस क्षेत्र में, उस गांव में, ठीक ना, यदि जो भी पाए जाने वाले जो संसाधन है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे उस समुदाय के लोगों का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक ना। जिसमें मान लीजिए आपको हम बताएं खेल का पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, खेल का मैदान है, ठीक ना। उसी तरह है शमशान भूमि होती है, चारण भूमि जहाँ पशु चरते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के ये सभी भूमि वहाँ पाई जाती है, उनके हम क्या कहते हैं, सामुदायिक वाले संसाधन कहते हैं। उसके बाद से तीसरा देखेंगे हम लोग, ठीक ना, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। मतलब तकनीकी तौर पर देखा गया तो ये बताया गया कि उस देश की सीमा के अंदर जितने भी पाए जाने वाले जो संसाधन थे वो सभी क्या कहलाए, राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारी सरकार को जरूरत पड़ गई, जैसे मान लीजिए हमारी भूमि, हमारी खेती योग्य भूमि है, ठीक ना, वहाँ से सड़क निकालना है तो सरकार हमसे वो ज़मीनें लेकर उसे आसानी पूर्वक से सड़क निकाल सकती है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। देश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव जीवन, राजनीतिक सीमा के अंदर सभी सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा है। मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र है, तट से 12 मील जो देखा गया अंदर उस महासागर में यदि कोई किसी भी तरह का कोई संसाधन पाया जा रहा है, ठीक ना, तो उस देश का उस पर क्या है, अधिकार है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब चौथा देखेंगे, चौथा जो हमारा है वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है, ठीक ना। कुछ जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वह उस तरह के संसाधनों पर वो नियंत्रण करती है। जैसे मान लीजिए समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक, ये देखिए हमारा भारत है, ठीक ना, और यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए तट है हमारा, ठीक, ये क्या है, ये हमारा तट है। यहाँ से 200 मील यदि दूर यहाँ कोई संसाधन पाया जा रहा है तो उस संसाधन पर इस देश मतलब भारत का उस पर अधिकार नहीं है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उस पर उसका क्या है, अधिकार है, ठीक ना। तो बिना मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति के द्वारा भारत चाहे उस संसाधन का उपयोग करना, यहाँ जो है संसाधन उनकी सहमति के ही द्वारा कर सकता है, बिना सहमति के उनका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो इसलिए हम ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा लास्ट, जो कहा गया है संसाधनों का वर्गीकरण में, जो हमारा है लास्ट है, चौथा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। मतलब विकास,
ठीक ना, उनको बंटवारा कर दिया गया कि विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। उनको भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा है संभावी संसाधन। संभावी मतलब संभावना। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक ना, मतलब विद्यमान है कि आज वर्तमान समय में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कि आने वाले भविष्य में हम उनका संभावना व्यक्त करते हैं कि उन संसाधन का उपयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए भारत दिया है, उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये है हमारा भारत, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा राजस्थान है। तो इन दोनों में अपार संभावना की गई है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा यहाँ प्राप्त होने की, और भविष्य में हम उन संसाधनों का उपयोग करके हम अपने देश का क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक, अब उसके आगे देखेंगे विकसित संसाधन। ठीक ना, अब देखेंगे विकसित संसाधन किसे कहते हैं। यह वह संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब ये वैसे संसाधन है कि इनकी मात्रा या इनकी पहचान की जा चुकी है। ठीक ना, वो कितनी मात्रा में वहाँ पर क्या है उपलब्ध है, और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन का जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनका सर्वेक्षण करके उनकी मात्रा निश्चित की गई है, निर्धारित कर दिया गया वो कितनी मात्रा में वहाँ पर क्या है उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, उनका सर्वेक्षण किया गया है, वो कितनी मात्रा में क्या है उपलब्ध है। ऐसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद से जो तीसरा हमारा है वह है भंडार। ठीक ना, थोड़ा सा भंडार को देखें हम लोग। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु तकनीकी अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। जैसे मान लीजिए पर्यावरण में जो भी संसाधन है जिन्हें मानव की आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर सकते हैं परंतु कुछ तकनीकी अभाव के कारण, तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण उन संसाधनों का अभी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना, कि भविष्य में आने वाले समय में हम उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत बन सकता है, मतलब कब, भविष्य में, जब इतने तकनीकी के द्वारा उस हाइड्रोजन का हम उपयोग करें तो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए संसाधन बन सकता है। ठीक ना, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान क्या है, नहीं है। ठीक ना, तो ये भंडार के रूप में उपलब्ध है, और भविष्य में जब हमारे पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो उस हाइड्रोजन का या उस ऑक्सीजन का उपयोग करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, अब इसमें चौथा जो हमारा है वह है संचित कोष। थोड़ा संचित कोष के बारे में देखें। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये भी जो संसाधन है एक भंडार का ही हिस्सा है, उन्हें हम उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इन उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, मतलब इस संसाधन का जो उपयोग है वो भविष्य में हम कर सकते हैं। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में उपयुक्त किया जा सकता है, मतलब जो नदी का जल है उसको हम लोग विद्युत उत्पन्न करने में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरह ये हमारा संचित कोष है। जो विकास के स्तर पर भी हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, एक संभावी संसाधन, और एक विकसित संसाधन, और एक भंडार, और चौथा है क्या, संचित कोष। तो इस तरह ये वीडियो हमारा दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में संसाधनों के विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।